हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 13 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 1 में 2014 में यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा उसे आपको किस तरीके से उत्तर फ्रेम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये GS1 मेडवल इंडिया का प्रश्न है। 150 शब्दों में आपसे पूछा गया है 2014 में। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे इनकोड करेंगे और देखेंगे कि इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थी। क्लियर। अर्थात आपसे इसने क्या पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि पानीपत में इतनी ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हुई, अब इतनी अधिक का मतलब क्या है कि आपको भी पता है कि पानीपत में बेसिकली 3 ही लड़ाइयाँ हुई हैं। ठीक, तो आप ये बताएंगे कि इतनी अधिक लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी क्यों गई, यानी कि उनका कारण। अब कई सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पानीपत के युद्ध के बारे में बताएंगे, पानीपत के कौन कौन से युद्ध हुए उनको डिफाइन करेंगे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में या 1555 में बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था उसके साथ और हेमू के मध्य हुआ। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया। इसमें मराठा हार गए, इसमें ये हुआ वो हुआ। ये कहानी नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न कितने शब्दों में पूछा है? आपसे प्रश्न पूछा है 150 शब्दों में। और अगर आप इतनी कहानियाँ गढ़ोगे तो 80 से 90 वर्ड इसी में चले जाएंगे और प्रश्न का जो मूल है, यानी कि जिस पे वेटेज है, उस उत्तर को आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। क्लियर। जब भी आप ऐसे प्रश्नों को देखा करें तो मेरा ये मानना है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से इनकोड करें और कोशिश ये करें कि वास्तव में इस प्रश्न की जो सबसे ज़्यादा ध्वनि है या सबसे ज़्यादा जो बल दिया जा रहा वो किन लाइन पर दिया जा रहा। समझ रहे हैं? जैसे आप में से कई सारे लोग जब संगीत का रिहर्सल करते हो तो वहाँ पे नहीं कहा जाता है कि जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा, आप यहाँ तक बोलते हो, लेकिन धा नी पा सा वहाँ पे आवाज़ आपकी ऊपर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी ताल को बढ़ावा देना है, अपनी तान को ऊपर करना है। उसी तरीके से इस प्रश्न में है। आप देखेंगे, आप ऐसे पढ़ रहे हो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया, ऐसा लग रहा है कोई इसमें मज़ा नहीं है। लेकिन फिर देखो बात कर रहा है क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थी। मतलब कि आपसे बेसिकली इस पे ज़्यादा क्वेश्चन कर फोकस करने की बात कर रहा है। क्लियर। ऊपर तो आपको बस एक संदर्भ के रूप में दे दिया कि ठीक है भाई साहब, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया था, ये तो ठीक है। लेकिन क्या कारण था कि इतनी अधिक साम्राज्य की जो लड़ाइयाँ थी वो पानीपत में ही लड़ी गई? समझ गए? तो आप क्या करेंगे, इस 150 वर्ड के प्रश्न में ऊपर के भाग में आप केवल 30 वर्ड अपने खपाएंगे, 30 से 40 वर्ड। क्लियर। बाकी आप अपने नीचे के प्रश्न में लगभग 80 से 90 वर्ड खपाएंगे और बाकी आप 20 से 25 वर्ड में निष्कर्ष दे देंगे। समझ रहे? अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर करेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे करते हैं बिल्कुल आसानी से। आप ये बता देंगे सामान्य तौर पर पानीपत की लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी। पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। पहली आपको पता है कब हुई थी? 1526। दूसरी कब हुई थी? 1556। तीसरी कब हुई थी बताइए? 1761। क्लियर। तो आप ये तीनों लड़ाइयों को आप सामान्य परिचय दे दोगे। सामान्य परिचय कैसे दोगे इसकी भी मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप अपने शब्दों को अंतर्ग्रंथित करने की कला डेवलप कर सकें। फिर आप बताएंगे पानीपत में लड़ाइयों का कारण क्या था और निष्कर्ष। ठीक है। अब आप अपना उत्तर लेखन कैसे करेंगे, पहले पैरा को आप कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य लड़ी गई, जिसमें मराठों की पराजय हुई। देखो एक लाइन में मैंने पूरा इसका उत्तर लिख दिया पहली लाइन का। हालांकि इससे पूर्व भी पानीपत में 2 लड़ाइयाँ क्रमशः 1526 इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, 1556 बैरम खां अकबर व हेमू के मध्य हो चुकी थी। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये पहली बार हम देख रहे हैं कि आपने ब्रैकेट में अपनी ये बात लिखी हुई है, तो ऐसा क्या कारण है? तो ब्रैकेट में हमने इसलिए बात लिखी हुई है क्योंकि यूपीएससी का कहना है
कि आप जो बातें ब्रैकेट में लिखते हो उनको हम वर्ड लिमिट में काउंट नहीं करते। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। क्लियर? अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सारी चीज़ों को ब्रैकेट में लिख दो, उन बातों को जो ब्रैकेट में लिखी जानी चाहिए। जैसे 1556 हमने लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये वर्ड नहीं गिने जाएंगे। ठीक, फिर हमने क्या लिख दिया, 1556 में हो चुकी थी। अब आपने देखा हमने अपने पैरा को कितने कम शब्दों में डील कर लिया, अर्थात इतने कितनी लाइनें वर्ड हो गए, 3 2 5 5 10 15 20 25 5 30। क्लियर? लगभग 30 से 35 वर्ड में हमारा एक पैरा कंप्लीट हो गया, पूरी बड़ी की स्टोरी। अब हमने क्या किया, मुख्य भाग में आए। मुख्य भाग क्या कि इन लड़ाइयों के पानीपत में ही लड़ने के कई कारण थे। अब इसमें स्टोरी नहीं बताना है, बस पॉइंट फॉर्म में बताना है और पॉइंट में लिखना है। इसीलिए आप देखिए कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर अपने उत्तर को पॉइंट में लिखें या पैरा में लिखें, तो आप अपनी इन बातों को पैरा में लिखें। क्लियर? ये पॉइंट नहीं है, ये तो मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए इस बिंदु को ये पॉइंट बना दिया हूँ, ये पॉइंट नहीं है। आप इसको पैरा में लिखेंगे, यहाँ से पूरा पैरा में आप इसका उत्तर कर देंगे और दूसरे जो पार्ट है उसको पॉइंट में लिख देंगे। क्लियर? तो इससे एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा फील होगा। आपने लिख दिया कि पानीपत में लड़ने के कई कारण थे, कौन से? तो पहला, दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेना ताकि उत्तर भारत में नियंत्रण हो सके। अब आपको पता हो कि दिल्ली को नियंत्रण में क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक राजधानी भी थी। कई सारे स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, इसी 3 लाइन को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि उस समय दिल्ली राजनीतिक राजधानी हुआ करती थी। अगर दिल्ली पर वो कब्जा कर लेते हैं तो न केवल राजनीतिक राजधानी पर उनका प्रभुत्व हो जाएगा, बल्कि समस्त उत्तर भारत की राजनीति को संचालित कर सकेंगे। अरे भाई, इतनी कहानी क्यों लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना। एग्जामिनर को पता है कि कारण राजनीतिक राजधानी भी थी। दूसरी बात कि दिल्ली के शासक आक्रमणकारियों को पानीपत पर ही रोक देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग गंगा के मैदान में आकर प्रवेश करें। कारण, अगर गंगा के मैदान में प्रवेश कर लेंगे तो उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, खाद्य सामग्री व अन्य सामान की आसान पूर्ति हो जाती थी, चाहे वो आक्रमणकारियों के लिए हो चाहे यहाँ के लोगों के लिए हो। जैसे घोड़ों के लिए पेयजल मिल जाता था, जो सैनिक होते थे उनको आसपास के पंजाब के खेतों से खाद्य सामग्री मिल जाती थी। ठीक, तो आप ये भी बता सकते हो। अब यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं करना कि पंजाब के खेतों से मिलता था, इतना ही लिख दोगे वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि 150 वर्ड आपको उसने बता दिए हैं, तो आप समझ गए। फिर आप देखिए अगला कि ग्रांड ट्रंक रोड या उत्तरापथ, जिसको आप कहते हो नेशनल हाईवे 1, ठीक है, जीटी रोड जिसको आप कहते हो, तो ये ग्रांड ट्रंक रोड उत्तरापथ के कारण दिल्ली के शासकों को काफ़ी फायदा होता था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से सैन्य साजो सामान की सहज पूर्ति कर सकते थे। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि आपने सर सिर्फ ग्रांड ट्रंक रोड ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्रांड ट्रंक रोड पहले उत्तरापथ ही हुआ करती थी और शेरशाह सूरी के टाइम पे इसका नामकरण किया गया, अर्थात 1526 के बाद ही तो सिरसूरी था, ना कि 1526 के पहले। इसलिए हमने अपने शब्दों को ध्यान में रखा कि हाँ उत्तरापथ हम कह सकते हैं। फिर है मैदानी तथा कम जनसंख्या का क्षेत्र, अर्थात जनसंख्या को नुकसान न पहुंचता इस युद्ध में, जो आम जनजीवन के लोग थे, और काफ़ी बड़ा मैदान था। आपने इतने 5 कारण बता दिए। फिर आप निष्कर्ष दे दो कि उपयुक्त कारकों के कारण पानीपत प्रमुख स्थान बना, जिसने भारत में सत्ता के कई स्वरूपों को परिवर्तित कर इतिहास की धारा को गतिमान बनाए रखा। क्लियर? आप में से कई सारे लोग इस लाइन को पहले ही लिख देते हो कि भारत में सत्ता के कई स्वरूपों को इन पानीपत की लड़ाइयों ने परिवर्तित कर दिया। मैंने आपको बताया हमेशा कि आप अपना उत्तर ऐसा लिखें कि आपने जो शुरू में बात कह दी है ना, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा बचा कर रखें कि जाते जाते आप एग्जामिनर को एक पंच मार दें और एग्जामिनर को लगे वाह भाई आपकी वो पॉइंट तो लास्ट में मिल गया और मज़ा आ गया। अर्थात वो ये ना सोचे कि आपका अंत बड़ा ख़राब था, उसको लगे कि आपकी शुरुआत भी अच्छी थी और आपका अंत भी काफ़ी अच्छा, और आपने RIG रूल को काफ़ी अच्छे से फॉलो भी किया। यानी कि आपने रिपीट नहीं किया, आपने इररिलेवेंट तथ्य नहीं डाले, आपने जनरलाइज होकर इतना प्रश्न नहीं लिखा। आपने ये भी बता दिया कि भाई साहब इन पानीपत की लड़ाइयों ने ना भारत के इतिहास की धारा को भी बदल दिया था। समझ गए? तो ऐसे आप जब लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा एक अलग फीलिंग कराता है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये उत्तर काफ़ी अच्छा लगा होगा। जब हम ऑप्शनल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑप्शनल की ही ऐसी एक बैक सीरीज आएगी, हिस्ट्री ऑप्शनल की, तो वहाँ पर हम ऐसे ही प्रश्नों को और अच्छे से टैकल करेंगे। वहाँ पर आपको प्रश्न क्या मिलता है? वहाँ पर प्रश्न ये मिलता है आपको, इसी प्रश्न को अगर हम ले लें
कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने इस बात की तो पुष्टि नहीं की कि भारत में अब कौन शासन करेगा, बल्कि इस बात की पुष्टि कर दी कि भारत में अब कौन शासन नहीं करेगा। क्लियर? आप ऐसे वर्ड सुनते हो और फिर इसी को जब आप काउंटर करते हो तो आप बताते हो कि सालबाई की संधि ने यह बता दिया था कि मराठों की संजीवनी शक्ति अभी सूखी नहीं थी। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं और हिस्ट्री में आपको पता है कि आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न जीएस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।